जाओ जाओ बैठो चलो। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको आप HCP बोलते हैं। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर HCP स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपने सिंपल क्यूबिक पढ़ लिया है, बेस सेंटर्ड क्यूबिक पढ़ लिया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। तीनों के लिए आपने लैटिस कांस्टेंट, प्रिमिटिव यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल सब चीज निकाली थी। अब इसी तरीके से आपको हेक्सागोनल के लिए निकालना है। फर्स्ट क्या निकालते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि बनाना ही पड़ेगा। इस तरीके से हेक्सागोनल में यहाँ पर कॉर्नर्स पर इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें यूनिट सेल और देख लो, दिख रही है आपको यूनिट सेल? अभी दिखेगी, देखो ये वाली जिसको मैं डार्क कर रही हूँ वो है यूनिट सेल। इस तरीके से दिख रहा है क्यूब ऑफ डार्क वाला। ये 4 पॉइंट्स हैं ऊपर, नीचे ये 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 एंड 3। ये देखा? ये इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर सेंटर में एक एटम है, यहाँ पर है, साथ में यहाँ भी होते हैं तीन एटम सेंटर पर होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस पर आप लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई, और ये होती है जेड, ठीक है। तो जेड एक्सिस पर आप सी लेते हैं इसको, एक्स एक्सिस पर वाई पर ये एक्स लेते हैं, ये वाई, ठीक है। तो ये ए हो गया और ये बी। इसके बाद में ये इसको पॉइंट दे रही हूँ, देखो यहां से देखो आप, पी क्यू
आर एंड ये एस। देखो पी क्यू आर एस 4 नीचे है, पी क्यू आर एस नीचे का बॉटम वाला ये हो गया, और टॉप में इसके ऊपर जस्ट ये हो गया। ठीक है, अब दिख रहा है ये क्यू पी क्यू आर एस, और इसके जस्ट ऊपर देखिए ये 4। ठीक है, तो ये क्यूब दिख रहा है आपको। अब ये हो गई आपकी यूनिट सेल। अब इसमें देखो क्या करना है। अब आपको पता है, देखो ये जो पी क्यू आर एस बन रहा है ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस थोड़ी कम है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। तो जो हमने एटम्स को पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है, वो इनको हम यदि एटम बनाते हैं तो ये दोनों तो आपस में इस तरीके से टच करते हुए होंगे दोनों, लेकिन ये दोनों नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया? इसको अलग से बना देते हैं। देखो यहाँ पर इस तरीके से है, इजी ये रहेगा बनाना। ऐसे बनाए आप। ठीक है, इस तरीके से है। ये पॉइंट है P, ये Q है, ये R और ये S। अब देखो P, Q, R एंड S। ठीक है, तो S एंड Q पर तो एटम्स जो होंगे वो एक दूसरे से यहाँ पर टच करते हुए होंगे। ठीक है, बट P एंड R पे जो एटम होंगे वो इन दोनों से होंगे और इनके बीच में डिस्टेंस, ये आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पर सेंटर पॉइंट कौन सा है आपका? S है ना, ये वाला यहाँ पे बना दो। चलो इसको, ये इस तरीके से है। अब आगे समझ में? ठीक है, पहले आप देख ली कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो। कोऑर्डिनेशन नंबर में आप या तो ये वाला सेंटर वाला एटम ले लो। ये सेंटर वाला एटम कितने एटम से टच में रहेगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 तो ये हो जाएंगे, 3 इसके ऊपर, 6 प्लस 3, और सेम ऐसे ही नीचे 3 और होंगे, तो कितने हो जाएंगे? 6 प्लस 3 प्लस 3 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर लिख सकते हैं आप 12। या फिर आप ये वाला आइटम ले लीजिए, ये वाला आइटम इन 6 से कनेक्टेड है और इसके ऊपर क्या होगा? 3 और होंगे और 3 नीचे, तो इस तरीके से वो 12 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखते हैं आप? लैटिस कांस्टेंट। इसको निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। देखो लैटिस कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करना है आपको? दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस a इक्वल्स टू कितना लेते हैं हम? 2r लेते हैं कि नहीं? अब जैसे आपने ये PQRS वाला ये ले लिया, ठीक है, ये बन गया आपका। अब इसमें ये सेंटर है, तो इस वाले ट्रायंगल से यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r एंड r। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर एंड यहाँ पर ये बनाएंगे, इस सेंटर को जैसे नाम दे दिया, इस वाले सेंटर, मतलब यहाँ पे सेंटर ले रहे हैं ना एक तरीके से, दोनों का सेंटर यहाँ पर ही तो बनेगा। इस सेंटर को आपने O नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से PO स्क्वायर यदि निकालना है तो कितना हो जाएगा? PQ स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर। ठीक है, PO निकाल रहे हैं आप, तो PO कितना हो जाएगा? PQ स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर। तो PO स्क्वायर, PQ कितना हो गया? PQ दोनों के सेंटर से सेंटर R एंड R, ठीक है, 2R हो गया, और 2R को आप क्या लेते हैं? A। ठीक है, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस OQ कितना हो जाएगा? ये टोटल आपका R एंड R A होता है, ये हो जाएगा A/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा A/2 का स्क्वायर। A स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा? 3/4। ठीक है, यहाँ से PO कितना आ जाएगा? √3 और A/2। ये आ गया आपका PO का वैल्यू। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में आप ये देखते हैं कि ये कितना है? A के बराबर है, और ये भी
ए के बराबर है। तो ये ऐसा ट्रायंगल है ना, यदि आप इसको ऐसे बनाएं, ये सेंटर है ओ और एस एंड क्यू और ये पॉइंट है पी, ठीक है, ये ए है, ये भी ए है और एस क्यू, ठीक है। तो ये कौन सा वाला ट्रायंगल हो गया, सब ए हो गया, इक्विलेटरल। अब इस इक्विलेटरल में आपको पता है ये 2:1 में डिवाइड करता है इसको, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसका होगा सेंट्रल जो बोलते हैं, इसको टी पॉइंट मान लीजिए। तो पीओ में से पीटी कितना होगा, जैसे 2:1 में डिवाइड करता है, यहाँ पर हमने टी पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो पीटी को मैं कितना लिख सकती हूँ, पीटी इक्वल्स टू कितना होगा आप बताइए, 2/3 पीओ। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, 2/1 में डिवाइड करता है तो टोटल में से इसका कितना पार्ट हो गया, 2/2 + 1, 2/3 पीओ, ठीक है। और पीओ का वैल्यू तुम्हें पता है √3/2 ए। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a/√3, ठीक है। पी का वैल्यू आ गया √3। अब मुझे यहाँ पर देखो, ये वाला सेंटर पॉइंट कौन सा होगा, ओ है, ठीक है। थोड़ा मतलब छोटा ही बनाए ये, इसलिए ध्यान से देख लो एक ही बार में। जैसे ये मैंने इनका सेंटर पॉइंट ओ बना दिया, ठीक है। तो पीओ में से अब ये वाला ट्रायंगल जो बन गया आप देख रहे हैं, इसमें इन्होंने टी पॉइंट कहाँ दिया है, यहाँ पर, ठीक है। ये वाला टी पॉइंट जो होता है वो इस सी से, जो सेंटर में एक जो ये वाला एटम है उससे, और ये दोनों आपस में टच करते हुए होंगे, समझ गए आप, ये टी और ये। तो इस डिस्टेंस को मैं मान लेती हूँ यहाँ से यहाँ तक को, नहीं इससे नहीं होगा, ये इस वाले से होगा जो सेंटर पे है, सेंटर वाले से तो ये होगा, हाँ सही है, फिर इसी से होगा, ठीक है। तो इसको जैसे पूरा सी है ये, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो इतने को मैं, जब ये मिड में है तो इसको क्या ले सकते हैं, c/2 ले सकते हैं कि नहीं, इसको c/2 ले सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं पॉइंट दे देती हूँ, जैसे जेड पॉइंट दे दिया, ठीक है। और ये पॉइंट है आपका टी, तो टी जेड कितना हो जाएगा, इसको मैंने टी पॉइंट दे दिया, टी से ये जेड पॉइंट कनेक्ट है, इसको मैंने टोटल सी है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको c/2 लिख दिया ना, तो टी जेड कितना हो जाएगा c/2। साथ में देखिए यहाँ से लेके इस टी पॉइंट से डिस्टेंस जो है इसकी, वो मैंने कंसीडर कर ली ए है, ठीक है। और पीटी तुम्हें पता है, पीटी पता है, ये वाला ट्रायंगल देखो, अब दिख रहा है, इसको मैं अलग से बना देती हूँ, चलो यहाँ पर, जैसे ये पीटी है और इस तरीके से ये z पॉइंट है, ठीक है। ये कितना है c/2, ठीक है, ये c/2 है और ये a है, और pt को हमने निकाला हुआ है, pt कितना आता है a/√3। तो यहाँ से यदि मैं zt निकालती हूँ तो zt कितना हो जाएगा, zt का स्क्वायर कितना होगा, tz का स्क्वायर माइनस pt का स्क्वायर, ठीक है। और zt कितना है c/2। तो इधर में इसको, चलो पहले इसको सॉल्व कर लो, tz का स्क्वायर कितना आएगा a² माइनस pt का स्क्वायर a/√3, मतलब a² हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा a 3 - 1 2/3, ठीक है। pt स्क्वायर a² है ना, ऊपर से मिटा दूंगी, कोऑर्डिनेशन नंबर तो समझ आएगी आपको। zt को कितना लिख सकते हैं हम, zt कितना है c/2 का स्क्वायर, और वैसे zt यदि इससे सॉल्व किया है तो कितना आ रहा है a², ठीक है। तो यहाँ से a और c में रिलेशन आएगा, कितना आ रहा है देखो, c दोनों तरफ वो ले लीजिए, तो c/2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √2/3 a, ठीक है। तो यहाँ से c/a कितना आ जाएगा 2√2/3, यही होता है इसके लिए, √3 आ रहा है, हाँ हाँ √3 आएगा,
और इसको 2√2 को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, यही आ रहा है आपका लास्ट रिजल्ट। C इक्वल्स टू आता है a√8/3। अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। AOB नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे यूनिट सेल में? नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे इसमें 12, तो ऐसे 1/6 आएगा, ठीक है, और 2 × 1/2 प्लस 3। टू प्लस 1 प्लस कितने होंगे? 6 आएगा। वॉल्यूम ऑफ द तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? N 4/3 πRQ। ठीक है, तो अब इसमें एटम्स कितने हैं? 6 × 4/3 πRQ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 πRQ। अब R को आप उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, R = A होता है ना, दोनों एटम्स के सेंटर्स का डिस्टेंस लेट इज कांस्टेंट, तो यहाँ से R को लिख सकते हैं आप a/2 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? πAQ। ठीक है, तो ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन द यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। हाँ? एटम का है, यूनिट सेल का तो सब में फिर आपको AQ ही लेना है। ठीक है, तो AQ पैकिंग फ्रैक्शन में क्या इसमें, अच्छा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो अलग से निकालना पड़ेगा इसमें। 6 AOB का पहले पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी निकालने करें। थ्री 4 5 6, तो 6 टाइम्स आप देखो इसमें कितने वो बन रहे हैं, ट्राइंगल कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं।
तो 6 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, एक का लिखना है, ठीक है, एरिया 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू हाइट, हाइट को हमने c ले लिया, ठीक है, तो 6 इंटू 1/2, बेस कितना हो जाएगा, बेस पूरा ये डिस्टेंस होगा, ये वाला, तो बेस ए ही तो हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला एटम, ये वाला 2r को आप a लिख सकते हैं। उसके बाद बेस इनटू हाइट, तो हाइट ये वाली होगी PO, ठीक है, और PO हम निकाल चुके हैं, कितना आया था, ये वाली PO कितनी आई थी, और इनटू C, तो आप याद रहे इसलिए P को, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3AC इंटू PO का वैल्यू कितना था, A 3/2, अच्छा हाँ निकाला हुआ है, अभी देख लेना आप, और ये कितना हो जाएगा 3√3 A² C/2, ये आता है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है 3√3 A² C/2, और वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन द यूनिट सेल इतना है, तो पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं एटम्स का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है, तो पाई कुछ कैंसिल हो जाएगा, A², हाँ रुक जाओ अभी मिटा दो, पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ, तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल कितना है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स πAQ, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 3√3 A² C/2, तो अब देखो यहाँ से पाई A 2πA/3√3 C आ रहा है, ठीक है, और अभी अभी आपने C/A का वैल्यू कितना निकाला था, √8/3 था, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2π/3√3 इंटू, अपॉन उल्टा है तो इसको 8/3 लिख सकते हैं, ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2√2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, π/3√2, इसकी वैल्यू 0.74, ठीक है, तो हाँ परसेंटेज में निकालें तो पैकिंग फ्रैक्शन हेक्सागोनल के लिए सेम ही होता है उसका, और FCC का, ठीक है, सिंपल क्यूबिक में आया था, सिंपल क्यूबिक में कितना था 58, और BCC में कितना था 68, और FCC में 74, ठीक है, और यहाँ पर HCP में क्या आ रहा है 74, इक्वल क्यों है दोनों का, क्योंकि दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर सेम ही था, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 12 था, तो जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर है मतलब जितने ज्यादा एटम्स उसके टच में हैं, इसका मतलब वहां पर एटम्स ज्यादा हैं, खाली जो भाग है वो बहुत कम है, तो जितना ज्यादा भरा होगा उतना ही ज्यादा वहां पर पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा, जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतना ही ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था, तो जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा मतलब नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं यूनिट सेल में, तो फिर जिससे क्या होगा पैकिंग फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। इन दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है इसलिए पैकिंग फ्रैक्शन भी सेम है। हाँ 52 है, सॉरी हाँ 52 है, 58 नहीं 52। अब इसमें आप डायरेक्ट याद रख लेना, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके प्रिमिटिव फंडामेंटल प्रिमिटिव वेक्टर्स फॉर हेक्सागोनल लैटिस।
फंडामेंटल प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर। इसमें ए वेक्टर इक्वल्स टू a/2 I कैप √3 माइनस j कैप, बी वेक्टर इक्वल्स टू a j कैप और सी वेक्टर इक्वल्स टू c k कैप होता है। ठीक है, तो याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वीपी इक्वल्स टू कितना होता है, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो वीपी इक्वल्स टू ए वेक्टर लिख लीजिए a/2 आई कैप √3 माइनस जे कैप डॉट बी क्रॉस सी निकालना है, मतलब कि जे क्रॉस के कितना हो जाएगा, ए सी तो मल्टीप्लाई हो गया, जे क्रॉस के कैप कितना आएगा आई कैप। अब देखिए आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई कैप 1 होता है, ये वाला तो 0 ही हो जाएगा, जे कैप डॉट आई कैप तो 0 होता है। उसके बाद में कितना आ जाएगा यहाँ से a स्क्वायर c/2 √3। ठीक है, a स्क्वायर c/2 √3। अब इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हैं आप c का फिर से। ठीक है, तो ये कितना होता है a स्क्वायर √3/2, c का वैल्यू रख दो, c का वैल्यू कितना होता है √8/3a। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा √3 से तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 2√2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √2, तो ये हो जाएगा AQ 2√2 से 2 ही तो कैंसिल हो, हाँ 2√2 AQ। अब रिजाइन कर लो एक मिनट।